हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 में जो मॉड्यूल ए कर रहे हैं उसका चैप्टर 8 करेंगे, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस फैसिलिटीज़ फॉर इंडिविजुअल्स, मतलब फेमा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फेमा में क्या है, फेमा आया है यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो है, उससे पहले फेरा चलता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब उसके बाद फेमा आ गया है 1 जून 2000 से ये एक्टिवेट हो गया, मतलब इफेक्टिव हो गया है। इसको फेमा 99 भी बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है कि ये क्यों लाया गया था, ये बेसिकली जब एलपीजी एरा आया था उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस थे उस फ्रेमवर्क से कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इंडिया ने इस लॉ को बनाया था, इस एक्ट को बनाया था। ये एक्ट बेसिकली जो इसने सबसे मेन काम क्या किया था कि फॉरेन एक्सचेंज संबंधित जो भी ऑफेंसेस थे उनको सिविल ऑफेंस में कन्वर्ट कर, पहले वो क्रिमिनल ऑफेंसेस में आते थे। इसमें इससे मेन फ़ायदा क्या हुआ कि जो एक्सटर्नल ट्रेड ट्रांजैक्शंस थे वो आसान हो गए, तो कुल मिला के इंडिया जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी से कनेक्ट होकर के अच्छा बिजनेस कर सके, इसलिए लाया गया था। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि आप वीडियो पॉज करके डिस्क्लेमर देख लीजिए और समझ लीजिए कि दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। जो फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही हो सकते हैं। ऑथराइज पर्सन क्या होते हैं, मतलब ऑथराइज पर्सन मतलब होता है जिसमें सब आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। ऑथराइज डीलर भी उसमें आते हैं, उसमें आपके जो फॉरेन एक्सचेंज के काउंटर्स होते हैं वो आते हैं, मनी चेंजर्स होते हैं, वो सब ऑथराइज पर्सन में आते हैं। खैर, आप कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑथराइज डीलर। ऑथराइज डीलर का मतलब ये होता है कि फेमा एक्ट के सेक्शन 10 के सब सेक्शन 1 में ऑथराइज डीलर की डिप को बताया गया है, जो वो व्यक्ति जो कि फॉरेन एक्सचेंज संबंधित लेन देन कर सकते हैं वो ऑथराइज डीलर्स में आते हैं। ऑथराइज डीलर में 3 तरह की कैटेगरी होती हैं, कैटेगरी 1, 2 और 3। 1 में वो लोग आते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा हर प्रकार के करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए परमिसेबल हैं, वो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 1 में यानी ईडी कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में वो एंटिटीज आते हैं जो आरबीआई के द्वारा कुछ स्पेसिफिक नॉन ट्रेड रिलेटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस करने के लिए परमिटेड हैं। और कैटेगरी 3 में वो लोग आते हैं जो आरबीआई के द्वारा ऑथराइज किए गए हैं कुछ स्पेसिफिक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस करने के लिए। तीनों अलग अलग कैटेगरी हैं। ऑथराइज पर्सन का मतलब होता है हर वो व्यक्ति या कंपनी या इंस्टीट्यूशन जो ऑथराइज डीलर की तरह काम कर रहा है, या मनी चेंजर की तरह काम कर रहा है, या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की तरह काम कर रहा है। और सब सेक्शन 1 जो है सेक्शन 10 का, उसके हिसाब से जो बताया था हमने फेमा एक्ट का, उसमें वो इंक्लूड होता है। आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि कभी कभी पूछा भी जाता है कि हर एक ऑथराइज पर्सन तो ऑथराइज डीलर होगा, लेकिन हर एक ऑथराइज डीलर ऑथराइज पर्सन हो ये कंपलसरी नहीं है। ये एक अच्छा डिफरेंस है याद रखने के लिए। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, देखिए 2 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं बेसिकली, होता है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है जब जो असेट और लाइबिलिटीज हैं उनको उनका फेस चेंज कर दिया जाए, मतलब उनका जो रूप है उनका वो ऑल्टर कर दिया जाए। मतलब कैपिटल अकाउंट मतलब आपका, मान लीजिए आपने फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, आप इंडिया में रहते हैं, उस प्रॉपर्टी को आप बेच रहे हैं तो और फिर उसके बाद पैसा ला रहे हैं, तो दैट इज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। या आप इंडिया के बाहर रहते हैं और अपने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी बेची है या खरीदी है, तो वो आपके लिए क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, उसके लिए जो भी आप पैसा ले रहे हैं। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपने फॉरेन ट्रेड के लिए कोई पेमेंट किया, या आप बाहर पढ़ने गए, या आपके कोई फैमिली मेंबर बाहर रहता है इंडिया के बाहर, उसको आपने कुछ पैसा भेजा, या कोई मेडिकल एक्सपेंस है जिसके लिए आपने इंडिया के बाहर, या एजुकेशन के लिए आपने फीस वगैरह कुछ पे करी है, तो ये सब आपके करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस माने जाते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि रेजिडेंट इंडिया के जो आउटसाइड रहते हैं लोग, मतलब एनआरआई नहीं कहेंगे उनको, लेकिन जो इंडिया के बाहर लोग रहते हैं वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब कि शेयर मार्केट और इन सब चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, हम कहते नहीं कि एफआईआई और एफपीआई से भाग गए स्टॉक मार्केट छोड़ के, या वो लोग ज़्यादा आ गए इसलिए प्राइसेस में फ़र्क आ गया स्टॉक मार्केट में। तो एफपीआई क्या है, बेसिकली वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स जो इंडिया के हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं और रहते कहाँ, इंडिया के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो वो फॉरेन वाले लोग हैं जो इंडिया में पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको एफपीआई नहीं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स में 2 चीज़ें बताएंगे। पहली बात तो ये 10% से कम होना चाहिए पोस्ट पेड अप इक्विटी कैपिटल, मतलब इन्हें एफपीआई तभी माना जाएगा। एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो, और एफआईआई क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट। इंस्टीट्यूशनल में 10% ज़्यादा होता है, इसमें 10% से कम होता है, यही एक मेन डिफरेंस है याद रखने के लिए। मतलब जब आपने खरीद लिया है उसके बाद टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का जो है आपका परसेंटेज उस एफपीआई पर्सन का, वो 10% से कम होना चाहिए। दूसरा ये भी कहा गया है कि अगर ऐसे सीरीज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो भी जो है टोटल कैपिटल आपका वो 10% से कम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी आप एफपीआई की कैटेगरी में आओगे। ठीक है, नॉट परमानेंटली रेजिडेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो इंडिया में रह तो रहा है बट फॉर द पर्पस ऑफ
ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कुछ एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट करने आया, मान लीजिए किसी कंपनी ने उसको कुछ भेजा है कुछ टेन्योर के लिए कि आप वहाँ जाकर या कंट्री हेड बनाया, ऐसा कुछ है, तो उस केस में कुछ टाइम के लिए है। कंडीशन ये है कि अगर वो 3 साल से कम यहाँ रहता है तो उसको नॉट परमानेंटली रेजिडेंट में काउंट किया जाएगा। नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होते हैं? वो व्यक्ति जो इंडिया के सिटीजनशिप है लेकिन इंडिया के बाहर रहता है और साल में टोटल 182 डेज से ज़्यादा इंडिया के बाहर रहता है, तो उसको एनआरआई की कैटेगरी माना जाता है। पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब ऐसा व्यक्ति जो इंडिया के बाहर तो रहता है लेकिन वो सिटीजन ऑफ मतलब किसी और कंट्री का हो गया। ओरिजिनली वो उसके पूर्वज जो थे वो इंडिया के थे, आज के डेट में किसी और कंट्री का सिटीजनशिप उसने ले ली है, इसको क्या बोलेंगे? पीआईओ या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। पर्सन रेजिडेंट इंडिया का मतलब है जो व्यक्ति जो 182 दिन से ज़्यादा इंडिया के अंदर रहता है किसी भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, उसको क्या बोलेंगे? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम यदि आप फॉरेन एक्सचेंज को इंडिया में लाते हैं तो उसके लिए क्या करना है। आप सपोज बाहर घूमने गए, अब आप इंडिया वापस आ रहे हैं, या आप बाहर मान लीजिए नौकरी करते हैं, इंडिया वापस आ रहे हैं, तो आपको एक करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म एक फ़्लाइट में ही आपको दे दिया जाता है। जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं उससे पहले आपको लैंड करने से पहले फ्लाइट में आपको इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दे दिया जाता है कि आपने डिक्लेयर कर दो क्या करेंसी है आपके पास। इसमें आप करेंसी कैसे, इनफैक्ट आप जो आपके आर्टिकल्स होते हैं वो भी डिक्लेयर किए जाते हैं, जो भी आपके बिलोंगिंग्स होते हैं वो सब भी इसमें डिक्लेयर किए जाते हैं। तो बेसिकली क्योंकि मान लीजिए आप एक फ़ोन लेके गए थे, वहाँ से और 3 आईफोन लेके चले आ रहे हैं, तो उस पर आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी ना, इसलिए डिक्लेरेशन लिया जाता है। तो करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म में कहा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज जो भी आप इंडिया के अंदर कोई भी व्यक्ति ला रहा है उसको कस्टम अथॉरिटीज़ को सीडीएफ यानी करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म के थ्रू बताना पड़ता है। कुछ केसेस इनमें कंपलसरी नहीं है, यदि जो करेंसी नोट्स है, बैंक नोट्स हैं, अगर वो 10,000 मतलब उनकी जो वैल्यू है वो $10 10,000 से कम है तो फिर नहीं बताना है। ठीक है, दूसरी बात, अगर जो करेंसी नोट्स हैं उनकी जो मतलब सॉरी ट्रैवलर चेक और करेंसी बैंक नोट्स के केस में 10,000 और सिर्फ करेंसी नोट्स के केस में बताया गया फॉरेन करेंसी में कि $5,000 से अगर कम है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, उसमें डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम पब्लिक, किसी भी व्यक्ति को पब्लिक से फॉरेन करेंसी लेना होनी उन्हें ऑथराइज डीलर से ही लेना होता है। ठीक है, लेकिन ये कहा गया कि 1,000 की लिमिट रेजिडेंट पर्सन के लिए और जो फॉरेन विजिटर्स आ रहे हैं वो $3,000 तक ले सकते हैं। ठीक है, इन पर्सन वाली बात कही गई है। सेल्स अगेन रिकन्वर्जन ऑफ इंडियन करेंसी, ऑथराइज पर्सन जो होते हैं वो फॉरेन करेंसी, यदि मान लीजिए किसी ने फॉरेन करेंसी ली, ठीक है, फिर पूरी नहीं खर्च हुई, वो इंडिया के बाहर गया, घूम फिर के वापस आ गया, पैसे बच गए उसके पास, मान लीजिए उसने $2,000 चेंज करवाया, $2,000 उसके बच गए, तो क्या कहा जाएगा कि ये जो $2,000 बच गए हैं इसको वो वापस फिर से इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकता है। उसके लिए उसे क्या देना पड़ेगा? एनकैशमेंट सर्टिफिकेट एक देना पड़ेगा कि हम वापस इसको इंडियन रुपीज़ में एनकैश कर रहे हैं। ये काम कौन करेगा? मनी चेंजर्स या ऑथराइज डीलर्स, मतलब कुल मिला के ऑथराइज पर्सन ही ये काम उसके बिहाफ पे करेगा, बशर्ते वो व्यक्ति इनकैशमेंट सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड करेगा। तो डिक्लेयर करने के लिए करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है, वापस उसको उस इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए एक इनकैशमेंट सर्टिफिकेट है। इसमें ये भी कहा गया है किस किस केस में ये अलाउ किया जाएगा अनस्पेंट है कि मतलब आप अगर बिना एनकैशमेंट सर्टिफिकेट के अगर आप चेंज करना चाह रहे हो पैसा तो कभी कभी वो भी अलाउ किया जाता है, बशर्ते वो अमाउंट 10,000 रुपये से कम होना चाहिए। अगर 10,000 से कम है तो आपको एनकैशमेंट, जैसे उसमें $10,000 था, इसमें 10,000 रुपये, 10,000 रुपये से अगर कम है तो एनकैशमेंट सर्टिफिकेट नहीं देना, बशर्ते आपकी फ्लाइट 7 दिन के अंदर होनी चाहिए। मतलब आप मान लीजिए आप कहीं से आए हैं या कहीं जा रहे हैं और आपका 7 दिन का ही समय है फ्लाइट का, तो उस केस में आपको ये अलाउ कर जाएगा 10,000 से कम, जो वो इंडियंस के लिए। अगर फॉरेन टूरिस्ट हैं और उनको अपना पैसा वापस इंडियन भी तो हो सकते हैं ना, भाई मान लीजिए वो आए हैं इंडिया, उन्हें कन्वर्ट करना है वापस इंडिया में, वापस इंडिया से जा रहे हैं। और फॉरेन टूरिस्ट के केस में ये है कि मान लीजिए कोई इंडिया बाहर से आया है, एनआरआई की बात नहीं हो रही है, और वो अपने पैसे को वापस को घूमने इंडिया से वापस जा रहा है, तो वो कितना कर सकता है? 50,000 तक की लिमिट उसको दी गई है, 50,000 रुपये तक को वापस अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है, बशर्ते उसने जो एटीएम की, अगर एटीएम से पैसा निकाला तो एटीएम की विड्रॉल स्लिप उसके पास होनी चाहिए, वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि 7 दिन के अंदर अंदर वो डिपार्ट कर रहा है इंडिया से। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। इनवर्ड रेमिटेंस में क्या है? इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है कि जो भी ट्रांसफर ऑफ मनी होगा वो किसी और कंट्री से, मतलब फॉरेन कंट्री से इंडिया में आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? इनवर्ड रेमिटेंस बोलेंगे। इनवर्ड रेमिटेंस के लिए किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इंडियन इंडिविजुअल्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन है कि वो सिर्फ ऑथराइज डीलर्स जो बैंक्स के हैं उन्हीं के थ्रू ये काम किया जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज, अगर आपका कोई भी ड्यू है या एक्योर किया गया है तो, और जो कि आपकी इंडिया के बाहर की इनकम थी या
इंडिया के बाहर के एसेट से उसके थ्रू, या इनहेरिटेंस, या मतलब आपको पूर्वजों से प्राप्त हुई, या सेटलमेंट कुछ हुआ, या आपको कोई गिफ्ट मिला है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आपको ऑथराइज पर्सन के थ्रू 180 दिन के अंदर अंदर रिसीव करना है। ठीक है, ऑथराइज पर्सन के थ्रू करना है। 180 दिन डेट ऑफ रिसीट, मतलब आज अगर प्राप्त हो तो 180 दिन के अंदर अंदर आपको वो इंडिया में रेमिट कर लेना है। इसके साथ ही हम इसको पार्ट 1 को भी यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 शुरू करेंगे, उसमें हम लोग आउटवर्ड रेमिटेंस को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल टाइम। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव अस अ जेन्युइन फीडबैक।